हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेक्स क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसकी मीनिंग को समझेंगे। मीनिंग के बाद हम डेफिनेशन पे आएंगे। डेफिनेशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव्स को समझेंगे। ऑब्जेक्टिव्स के बाद नेचर एंड स्कोप को समझेंगे। उसके बाद हम डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। और लास्टली हम क्लासिफिकेशन एंड काइंड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को समझेंगे। देखो, इंटरप्रिटेशन के बारे में एक चीज़ सबसे पहले जान लो। इंटरप्रिटेशन का बेसिक मतलब क्या होता है। देखो, जिन लोगों ने कानून बनाया है उनका एक स्पेसिफिक इंटेंशन होता है। अब अगर वही इंटेंशन के साथ हम लोग जो लॉ पढ़ रहे हैं वो उस लॉ को पढ़े ना, तब तो इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? जी बिल्कुल भी नहीं। देखो, इंटरप्रिटेशन की मीनिंग को समझने से पहले हम स्टैट्यूट की मीनिंग को समझते हैं। स्टैट्यूट इज़ द विल ऑफ द लेजिस्लेचर। एक स्टैट्यूट लेजिस्लेचर की विल है, लेजिस्लेचर की इच्छा है। स्टैट्यूट इज़ अ रिटन लॉ पास्ड बाय अ लेजिस्लेटिव बॉडी। स्टैट्यूट का मतलब है गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है उसके द्वारा जो भी लॉज इनेक्ट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो होते हैं स्टैट्यूट। यहाँ पर लॉ का मतलब क्या है? लॉ का मतलब वही है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए में दिया हुआ है। यानी कि लॉ में इंक्लूड होते हैं रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, बाई लॉज, ऑर्डर्स एट्सेट्रा। ये सब लॉज हैं। फॉर एग्जाम्पल CPC, IPC, CRPC, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये सब वही लॉज हैं जो हम सब पढ़ते हैं। अब हम इंटरप्रिटेशन की मीनिंग को समझते हैं। द टर्म इंटरप्रिटेशन हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन टर्म इंटरप्रेटारी, विच मीन्स टू एक्सप्लेन, एक्सपाउंड, अंडरस्टैंड और टू ट्रांसलेट। तो जो इंटरप्रिटेशन वर्ड है वो लैटिन टर्म इंटरप्रेटारी से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मीनिंग है एक्सप्लेन करना, एक्सपाउंड करना, अंडरस्टैंड करना या फिर ट्रांसलेट करना। Interpretation means the art of finding out the true sense of an enactment by giving the words their natural and ordinary meaning. इसका मतलब ये है कि इंटरप्रिटेशन एक आर्ट है, एक कला है, जिसके थ्रू या जिसके ज़रिए हम ट्रू सेंस मतलब कि सही अर्थ को फाइंड आउट करते हैं या खोजते हैं किसी भी इनेक्टमेंट के या किसी भी एक्ट के या किसी भी स्टैट्यूट या प्रोविज़न के। अब वो कैसे? जो स्टैट्यूट में जो वर्ड्स हैं उनको उनका नेचुरल या फिर ऑर्डिनरी मीनिंग प्रोवाइड कर कर हम इनैक्टमेंट के ट्रू सेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो इस आर्ट को बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इज़ द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ। इसका मतलब ये है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट लॉ को सही तरीके से समझना है। कोर्ट्स कॉमनली अडॉप्ट करती है इंटरप्रिटेशन को लेजिस्लेचर के एग्जैक्ट इंटेंशन को डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि कोर्ट का मेयरली ऑब्जेक्ट ये नहीं होता है कि वो सिर्फ लॉ को पढ़े, बट उसका ये ऑब्जेक्ट होता है कि वो उस लॉ को मीनिंगफुल वे में अप्लाई कर सके फ्रॉम केस टू केस। नाउ विल कम टू द डेफिनेशन। अब सालमंड ने क्या डेफिनेशन दी है? अकॉर्डिंग टू सालमंड, इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस बाय विच द कोर्ट सीक्स टू ascertain द मीनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर थ्रू द मीडियम ऑफ अथॉरिटेटिव फॉर्म्स इन विच इट इज़ एक्सप्रेस्ड। अब सालमंड के अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन वो प्रोसेस है जो कि कोर्ट्स यूज़ करते हैं लेजिस्लेचर के या जो भी लॉज बनाए जाते हैं उनके मीनिंग या फिर उनके मतलब को एसरटेन करने के लिए या फिर उन लॉज के मतलब को डिराइव करने के लिए। अब ये लॉज के मीनिंग को या लीगल टेक्स्ट के मीनिंग को एसरटेन करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ करती है कोर्ट, उसे बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। और मीनिंग को डिराइव करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? तो उन अथॉरिटेटिव फॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है या उन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें ये लॉज एक्सप्रेस्ड हैं। अब क्रॉस के अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस बाय विच द कोर्ट डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर द पर्पज ऑफ अप्लाइंग इट टू अ सिचुएशन बिफोर देम। अब क्रॉस के अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोर्ट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस या लॉज के मीनिंग को डिटरमाइन करते हैं, निश्चित करते हैं या निर्धारित करते हैं, ताकि कोर्ट्स उन लॉज को अप्लाई कर सके, लागू कर सके उन सिचुएशंस में या उन स्थिति में जो उनके सामने रखी गई है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरप्रिटेशन में। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है लेजिस्लेटिव लैंग्वेज। लेजिस्लेटिव लैंग्वेज मे बी कॉम्प्लिकेटेड फॉर अ लेमैन, हेंस मे रिक्वायर इंटरप्रिटेशन. It also requires to ascertain the meaning of ambiguous and contradictory words. लेजिस्लेटिव लैंग्वेज मतलब जो लॉ की लैंग्वेज है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है या ट्रिकी हो सकती है या कन्फ्यूजिंग भी हो सकती है,
किसी भी लेमैन यानी कि साधारण व्यक्ति के लिए, इसलिए भी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। या फिर इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत तब भी हो सकती है जब जो वर्ड्स हैं लॉ में वो एम्बिगुअस है यानी कि कंफ्यूजिंग है, डाउटफुल है या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी है नेचर के या इनकंसिस्टेंट है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है लेजिस्लेटिव इंटेंट। टू नो द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर द इंटरप्रिटेशन इज रिक्वायर्ड। देखो, लेजिस्लेचर के इंटेंशन को जानने के लिए भी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत होती है, यानी कि किस इरादे से वो लॉ बनाया गया है इसे जानने के लिए भी इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर एसिमिलेट्स टू आस्पेक्ट। अब लेजिस्लेचर के इंटेंशन को एसिमिलेट यानी कि फुल्ली अंडरस्टैंड करने के दो तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंग, दैट इज व्हाट द वर्ड्स मीन्स। इसका मतलब है जो स्टैट्यूट में वर्ड्स हैं उनके मीनिंग को समझ के इंटेंशन पता कर सकते हैं। या फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्पस एंड ऑब्जेक्ट और द रीज़न और स्पिरिट प्रिवेडिंग द स्टैट्यूट। स्टैट्यूट के पर्पस को समझ के, ऑब्जेक्ट को समझ के या स्टैट्यूट के रीज़न या स्पिरिट को समझ के इंटेंशन को समझा जा सकता है। थर्ड ऑब्जेक्टिव है द मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन वर्ड्स कैन चेंज ओवर टाइम एज सोसाइटी चेंजेस। यानी कि सोसाइटी जैसे जैसे बदलती है उसी के साथ साथ कुछ लॉज हैं या कुछ वर्ड्स हैं उनका मतलब या उनका एप्लीकेशन भी बदलता है, चेंज होते रहता है। तो ये जज की ड्यूटी बनती है कि वो उन वर्ड्स की मीनिंग को क्लैरिफाई करे और उन वर्ड्स की करंट मीनिंग को भी प्रोवाइड करे ताकि उन वर्ड्स की मीनिंग लोगों को आसानी से समझ आ सके। लेकिन जजेस को उन वर्ड्स की मीनिंग को क्लैरिफाई करते टाइम लेजिस्लेचर के इंटेंशन को भी ध्यान में रखना होगा। अब आते हैं नेचर एंड स्कोप में। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की ज़रूरत तब पड़ेगी जहाँ पर जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है वो एम्बिगुअस है यानी कि डाउटफुल है, या फिर जो मीनिंग है वो क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रही है, या फिर जहाँ पर वो लैंग्वेज दो व्यूज़ बता रही है, या फिर वो लैंग्वेज उस प्रोविज़न का डिफरेंट मीनिंग बता रही है, मतलब कि एग्जैक्ट मीनिंग प्रोवाइड नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से स्टैट्यूट का ऑब्जेक्ट डिफीट हो रहा है या कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। अब इसमें एक केस है RS नायक वर्सेस AR अंटुले। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि अगर स्टैट्यूट्स के वर्ड क्लियर हैं या स्टैट्यूट की लैंग्वेज क्लियर है, अनएम्बिगुअस है यानी कि अनडाउटफुल है, तो ये कोर्ट की साफ ड्यूटी बनती है कि वो उन प्रोविजंस में यूज़ किए गए वर्ड्स के नेचुरल मीनिंग को इफेक्ट दे। सो इस सिचुएशन में कोई भी ज़रूरत नहीं है इंटरप्रिटेशन की। कहने का मतलब है जब साफ साफ पता चल रहा है कि जो शब्द यूज़ हुए हैं उनका मतलब क्या है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई डाउट नहीं है और कोई भी इनकन्सिस्टेंसी नहीं है, तो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं होगी। Court also held that the question of interpretation construction arise only in the event of an ambiguity or the plain meaning of the words used in the statute would be self-defeating। लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन का सवाल या फिर क्वेश्चन तब अराइज होगा जब जो वर्ड्स हैं स्टैट्यूट के या लैंग्वेज है स्टैट्यूट की वो एम्बिगुअस है, क्लियर नहीं है, डाउटफुल है, या फिर उन वर्ड्स की जो प्लेन मीनिंग है वो स्टैट्यूट के ऑब्जेक्ट को डिफीट कर रही है। इन सब केस में इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन में। सबसे पहला डिफरेंस है इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड द पर्पस ऑफ द लेजिस्लेशन। इंटरप्रिटेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोर्ट्स लेजिस्लेशन में यूज़ किए गए वर्ड्स की मीनिंग को फाइंड आउट करते हैं, डिराइव करते हैं और लेजिस्लेशन के पर्पस को भी डिराइव करते हैं। वेयर एज construction is the process of using legal text to draw conclusions based on the true spirit of the enactment, even though the same does not appear if the words used in the enactment are given their natural meaning। कंस्ट्रक्शन वो प्रोसेस है जिसमें लीगल टेक्स्ट को यूज़ करके कंक्लूजन निकाला जाता है, एक निष्कर्ष निकाला जाता है और कंक्लूजन बेस्ड होता है उस इनेक्टमेंट या लॉ की ट्रू स्पिरिट के ऊपर। भले ही इवन दो ये सेम कंक्लूजन तब डिराइव या अपेयर नहीं होता है जब वो वर्ड्स जो यूज़ करे गए हैं लॉ या इनेक्टमेंट में उन्हें उनकी नेचुरल मीनिंग दी जाए। सेकेंड डिफरेंस है इंटरप्रिटेशन इज़ यूज टू डिटरमाइन द लिंग्विस्टिक मीनिंग ऑफ लीगल इफेक्ट। इंटरप्रिटेशन को यूज़ किया जाता है लीगल टेक्स्ट या लॉ की लिंग्विस्टिक मीनिंग को डिटरमाइन करने के लिए, वेयर एज थ्रू कंस्ट्रक्शन द लीगल इम्पैक्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव टेक्स्ट कैन बी एसर्टेन। लेकिन कंस्ट्रक्शन के थ्रू जो लॉ है, लेजिस्लेटिव टेक्स्ट है, उसका लीगल इम्पैक्ट फाइंड आउट किया जाता है, लीगल इफेक्ट को पता किया जाता है। थर्ड डिफरेंस इज in the case where the simple meaning of the text is to be adopted, then the concept of interpretation is being used।
उन केस में जहाँ पर सिंपल मीनिंग यानी कि साधारण मीनिंग अडॉप्ट करनी होती है लीगल टेक्स्ट या लॉ में यूज़ किए गए वर्ड्स की, वहाँ पर इंटरप्रिटेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। Whereas in the case where the literal meaning of the legal text result in ambiguity, then the concept of construction is adopted. लेकिन उन केस में जहाँ पर जो literal meaning that is ordinary या फिर natural meaning ambiguity पैदा करती है या inconsistency create होती है, तब construction का concept adopt किया जाता है। Now coming to the last topic, that is classification or kinds of interpretation. There are two kinds of interpretation. Number one is literal interpretation or grammatical interpretation. Second is logical interpretation or functional interpretation. Now coming to the literal interpretation, that is grammatical interpretation. ये एक जनरल रूल है, सामान्य नियम है कि जजेस के पास कानून के शब्दों में लीगल टेक्स्ट में कुछ ऐड करने की, जोड़ने की या फिर उससे लेने या फिर उन टेक्स्ट को मॉडिफाई या फिर संशोधित करने की, अमेंड करने की फ्रीडम नहीं है। उनके पास ये लिबर्टी नहीं है और उनसे ये भी अपेक्षा करी जाती है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लॉ की लैंग्वेज के बाहर ना देखे और वो लीगल टेक्स्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करे और उसको डायरेक्टली ट्रांसलेट करें, उसकी मीनिंग निकाले। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई सेंटेंस यूज़ हुआ है या फिर कोई पैराग्राफ है तो जो ग्रामेटिकली उसका अर्थ निकल कर आ रहा है वही मीनिंग एप्लीकेबल होगी, यानी कि कोर्ट को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करे या अमेंडमेंट करे या फिर उसमें कोई हेर फेर करे। सेकेंड इज लॉजिकल इंटरप्रिटेशन और फंक्शनल इंटरप्रिटेशन। इसमें कोर्ट को मॉडिफिकेशन करने के लिए अलाउ कर दिया जाता है, यानी कि कोर्ट क्या कर सकती है, जो शब्द यूज़ हुए हैं स्टैट्यूट में उनमें वो मॉडिफिकेशंस कर सकती है, उनसे डेविएट हो सकती है लेजिस्लेचर के ट्रू इंटेंशन को फाइंड आउट करने के लिए। ये तब होता है जब 4 कंडीशंस में से कोई भी एक कोर्ट के सामने आ जाती है। तो पहली कंडीशन है एन एम्बिग्विटी वेयर देयर आर 2 और पॉसिबली मोर मीनिंग्स। जहाँ पर एम्बिग्विटी पैदा हो जाती है या फिर एम्बिग्विटी उत्पन्न हो जाती है, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा मीनिंग्स निकलने की पॉसिबिलिटी हो, यहाँ पर लॉजिकल इंटरप्रिटेशन अप्लाई किया जा सकता है। दूसरी सिचुएशन है कि जो 2 पोर्शन है किसी स्टैट्यूट के वो एक दूसरे के इनकंसिस्टेंट है, तब इस सिचुएशन में कोर्ट लॉजिकल या फंक्शनल इंटरप्रिटेशन अप्लाई कर सकती है। तीसरा है इनकम्प्लीटनेस, मतलब जब लॉ में खुद ही कुछ कमी हो या फिर उस कमी को पूरा करने के लिए कोर्ट लॉजिकल या फिर फंक्शनल इंटरप्रिटेशन को अप्लाई कर सकती है। फोर्थ इज वेयर देयर इज़ अ लॉजिकल डिफेक्ट इन द स्पिरिट ऑफ द लॉ। तो ये 4 कंडीशंस हैं जहाँ पर लॉजिकल या फिर फंक्शनल इंटरप्रिटेशन एप्लीकेबल हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टिल देन गुड बाय।